हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स में। हम लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सारा बेसिक कवर किया था। कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा होता है, कैसे काम करता है, कौन से कोऑर्डिनेट में किस तरह की वैल्यूज आती हैं, ये सब हम लोग पहले पार्ट में कवर कर चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। और ये लेक्चर जो है हमारा, ये एनडीए, जेई, बीएससी, जैम 12th 11th 10th सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस लेक्चर को लास्ट तक देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या रखा है। तो इस लेक्चर में जो हम लोगों ने टॉपिक रखे हैं वो बेसिकली सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्किम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल रखा है। साथ ही साथ आज हम लोग जो है लोकस ऑफ अ पॉइंट भी डिस्कस करने वाले हैं। और इन सभी को करने के लिए, इन सभी को समझने के लिए हम लोग जो प्रॉब्लम कंसिडर करेंगे वो मेनली प्रॉब्लम होगी जेई और एनडीए एग्जामिनेशंस की। हालांकि आप किसी भी प्रॉब्लम को ट्राई कर सकते हैं, बट ये होता है कि अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रॉब्लम्स लें तो थोड़ा सा फील आता है कि हम लोग जो कर रहे हैं दैट इज़ ऑन द राइट ट्रैक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंट्रॉइड से। बेसिकली अगर हम सेंट्रॉइड की बात करें तो किसी भी ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है बेसिकली जितनी मीडियंस होती हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ओके, तो जैसे सपोज दैट कि हम लोगों ने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। ओके, और ये पॉइंट है ए बी सी। तो ये इसकी मीडियन हुई पहली, सपोज दैट ये दूसरी मीडियन है इसकी, और ये तीसरी मीडियन है। तो ये जहाँ पर कट करेंगे एक दूसरे को, इस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलेंगे। ओके, बेसिकली सेंट्रॉइड क्या है, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उस तरह का एक समझिए पॉइंट है जहाँ पर सारा का सारा जो है उसका वेट सेंटर्ड होता है। इस पॉइंट पे अगर आप क्या करेंगे, इसको ट्राइंगल को उठाएंगे तो बिल्कुल बैलेंस रहेगा। सिंपल बात ही है यहाँ पर कहने का, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हमको एग्जाम में सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है, देखिए सेंट्रॉइड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हो सकती है। पहला कि हमको वर्टेक्स गिवन हो, यानी कि ये गिवन हो, x1 y1 गिवन है, x2 y2 है ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट है x3 y3। अगर ये गिवन है तो ये सबसे सिंपल है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंट का इनिशियल पॉइंट का सम करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3, उसको 3 से डिवाइड करते हैं, यानी कि एवरेज लेते हैं। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाता है इसका, ये इसको g से डिनोट कर देते हैं। चलिए, और फिर दूसरे पॉइंट का सम करते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3, और ये इसका दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाता है, राइट। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली सिंपल, आप पहले वर्टिसेस को ऐड करिए, पहले कोऑर्डिनेट को ऐड करिए, तो इसका पहला जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा। फिर दूसरे को ऐड करिए, 3 से डिवाइड करिए, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ओके, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है। यानी कि अगर ये पूरी डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ तक, सपोज डी मैं डी लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ये पूरी 3 एज्यूम करूँ तो ये वाली डिस्टेंस होगी वो 2 होगी और ये 1 होगी। यही रेशो का मतलब होता है, आई थिंक आप लोग जानते हैं अच्छे से। क्लियर? तो ये तो केस था जब हमको वर्टेक्स गिवन है। अगर हमको वर्टेक्स ना गिवन होकर अगर हमको मिड पॉइंट गिवन हो, मतलब इसी में आपको ये वाले पॉइंट गिवन हो, ये जो x1 y1 z1 है वो ABC ना होकर यहाँ इनके मिड पॉइंट हो, यानी कि ये D है, ये E है, ये F है, और ये आपको दिया हुआ है x1 y1 सपोज दैट ये है, x2 y2 सपोज दैट ये है, x3 y3 सपोज दैट ये है। तो इस केस में भी जो आपका जो सेंट्रॉइड आएगा उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो सेम होंगे। आप इस वाले केस में भी जब कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे सेंट्रॉइड के, तो आप पहले कोऑर्डिनेट को ऐड करके उसको 3 से डिवाइड करेंगे, फिर दूसरे वाले कोऑर्डिनेट के लिए भी आप ऐसे ही
y1 प्लस y2 प्लस y3 करेंगे और उसे 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो सेंट्रॉइड में हमें कुछ नहीं करना है, चाहे उसमें मिड पॉइंट दिए चाहे वर्टेक्स दिए हैं, आपको तीनों को ऐड करना है, 3 से डिवाइड करना है, जो आएगा वो सेंट्रॉइड होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमको कुछ चीज़ें, कई बार क्या होता है कि हमको क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया होता है, हमको कई बार मिड पॉइंट कैलकुलेट करना होता है, ये सब हेल्पिंग टूल है, जो टूल्स हैं जो हमने लिखे हैं। अगर हमको मिड पॉइंट से ओरिजिनल पॉइंट वर्टेक्स निकालने हो, यानी कि हमको, जैसे अभी हमने यहाँ पढ़ा, हमको ये वाले पॉइंट्स दिए हुए हैं और इससे ये वर्टेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं ABC, तो उस केस में क्या करते हैं, देखिए हम सपोज दैट हमको जो मिड पॉइंट दिए हैं वो वही हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये गिवन है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेट हमको निकालने होते हैं इसके ओरिजिनल वर्टेक्स से निकालने होते हैं, तो पहला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x2 प्लस x3 करते हैं, उसमें से x1 सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। और दूसरा, इसका जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वो होगा y2 प्लस y3 माइनस y1। तो ये जो है ये अगर मैं ट्राइंगल यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, एक ये ABC है, यहाँ दिया है D E और ये F दिया हुआ है। तो ये D तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया, E ये वाला हो गया, F ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा, A आ जाएगा। अब आपको B निकालना है। अब आप B के लिए क्या कीजिए, सेकंड वाला है तो आप क्या करिए, आप पहले को थर्ड वाले को ऐड करके उसमें से आप सेकंड वाला सब्ट्रैक्ट कर दिए, यानी कि x2 सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने। और यहाँ से भी आपने वही किया, y1 प्लस y3 माइनस y2। अब आपको C निकालना है तो आप ऐसे ही कर दीजिए। आप क्या करिए, x1 प्लस x2 माइनस x3 y1 प्लस y2 माइनस y3। देखिए ये आप शॉर्टकट के तरह यूज़ कर सकते हैं। कंपटीशन में आपको टाइम बचाना है तो आप इंस्टेड ऑफ कि आप बार बार वो फॉर्मूला लगाएं मिड पॉइंट वाला और फिर सब कैलकुलेट करें, उसके बजाय आप इसको यूज़ करें, ये आपका बहुत टाइम उसमें सेव करेगा। ऐसे ही अगर आपको जैसे सेंट्रॉइड दिया हुआ, सेंट्रॉइड के बहुत ज़्यादा अच्छे यूज़ हैं, बहुत अच्छे एप्लीकेशन है। देखिए अगर यहाँ पे आपको सेंट्रॉइड दिया हुआ है, ये सपोज दैट जी यहाँ दिया हुआ है, आपको जी के कोऑर्डिनेट सपोज दैट अल्फा बीटा दिए हैं, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका सपोज दैट x2 y2 दिया हुआ है, सपोज दैट ऐसे दिया हुआ है। हमको थर्ड वर्टेक्स पूछा है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, 3 अल्फा माइनस x2 माइनस x1, और नेक्स्ट वाला क्या होगा, 3 बीटा माइनस y2 माइनस y1। और आपके सीधा ये वाला वर्टेक्स आ जाएगा। आपको कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, कोई सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये भी कई जगह यूज़ करते हैं हम लोग, क्वेश्चन से आप लोग करेंगे तो आपको पता चलेगा। कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ कंसिडर करते हैं, बाकी क्वेश्चन अपने आप ट्राई करिए। ठीक है, जहाँ पे डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना हो, कई बार ये फंडा बहुत यूज़फुल होता है। तो जैसे हमको मिड पॉइंट भी दिया हुआ है और हमको A B C यहाँ दिया है, ये D, ये E और ये F दिया हुआ है, D E F। तो देखिए ये जो आप लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा शायद, जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC होता है अपॉन ट्राइंगल DEF अगर आप करें, तो बेसिकली कोई भी आप जो पैरेलल साइड है D ही अपॉन ये सपोज दैट BC लें, इसका भी स्क्वायर कर लें और इसका भी स्क्वायर कर लें, तो इसके इक्वल होता है। या अगर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आपको एक ट्राइंगल का एरिया देखा है, ट्राइंगल ABC DEF का दे रखा है या ABC का देखा, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लिए, इट इज़ 4 टाइम ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ DEF। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हुआ एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स। अगर आपको साइड्स दी हुई है या फिर आपको एरिया दिया हुआ है एक का, तो दूसरा कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये मिड पॉइंट है DEF वाले। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। क्या सेंट्रॉइड कैलकुलेट करिए, सेंट्रॉइड और ट्राइंगल हुज वर्टिसेस दिए हुए हैं। देखिए अगर मैंने कहा ना कि ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं तो बहुत ही सिंपल है, आप सिंपल ऐड करिए।
ये वाला फॉर्मूला लगाइए, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। तो देखिए आप ऐड किया आपने 2 और 3 5, सॉरी 5 और 2 7 और 2 9 बाय 3 पहला वाला हो गया, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, -3 -6 -9 -9/3। तो सेंटर विल बी 1, -1, सॉरी 3, -3। ओके, दिस विल बी द आंसर। सारी प्रॉब्लम एनडी की है या जेई की प्रॉब्लम है, सारी की सारी जितनी भी हमने कंसिडर करी है। तो बेसिक भी क्लियर हो रहा है आपका, प्रीवियस ईयर भी क्लियर हो रहा है, तो साथ साथ चल रहा है, आपके लिए बेनिफिट वाली बात है। अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं प्रॉपरली, आप थॉरली चल रहे हैं लेक्चर के अकॉर्डिंग, तो आपको सब कुछ मिलेगा इस लेक्चर में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ ट्राइंगल, वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल दिया हुआ है और मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स दिए हुए हैं, उसने इस तरह से, देन क्या द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल विल बी। तो आपको बेसिकली दिया क्या, पहले उसको देख लेते हैं। ये आपको सपोज दैट उसने आपको ये दिया हुआ है ए, यहाँ पे डी ई, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी दिया हुआ है, और यहाँ पे डी, यहाँ पे ई दिया हुआ है। तो देखिए आपको ये 1 1 दिया हुआ, वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल क्या दिया हुआ, 1, 1 दिया हुआ है, और ये पॉइंट दिया हुआ है आपको -1, 2, और ये पॉइंट दिया आपको 3, 2, और यहाँ पे आपको f दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बेसिकली या तो आपको क्या चाहिए, देखिए आपको अगर सेंट्रॉइड निकालना है, या तो आपको बी और सी चाहिए, या फिर आपको ये चाहिए। ठीक है, तो आपको मिड पॉइंट अगर इसका दिया तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए क्या बी के कोऑर्डिनेट क्या होगा, सपोज दैट यहाँ पर आप लिख लीजिए x1 y1, यहाँ पे आप लिख लीजिए x2 y2। आप वर्बल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको शो करने के लिए किया जा रहा है। तो x1 y1 और x2 y2, तो देखिए आप सम करेंगे तो कितना आएगा, x1 + 1/2 = -1, implies that x1 = -2 और -1 -3 हो गया आपका। ऐसे y1 + 1/2 = कितना हो जाएगा, 2, तो 4, और ये हो जाएगा 3। तो y1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 -3, सॉरी ये हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो जो पॉइंट आ गया x1 y1, ये वाला पॉइंट आ गया, वो आ गया आपके पास कितना, -3 एंड 3 आ गया आपके पास। ठीक है, ऐसे आप इसको निकाल लीजिए। इस बार वो तो रहेगा x1 + 1/2, आपके बाद ये 3 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे आपने 3 रखा है, इसके बाद 3 × 2 = 6, और ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आ गया, 3 × 2 = 6 और 1 गया तो 5। तो यहाँ पहला कोऑर्डिनेट तो आ गया 5। क्लियर है। अब हमको दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना है, देखिए है ना। तो दूसरा कोऑर्डिनेट करते हैं, तो वही y1 + 1/2 = 2, तो 2 × 2 = 4, और यहाँ पे फिर से 3 आ गया। तो आपके पास ये तीनों कोऑर्डिनेट आ गए। अब तीनों कोऑर्डिनेट आ गए तो आपको पता है कि जो सेंट्रॉइड होगा, सिंपल फॉर्मूला लगाइए आप, पहले तीनों का सम कीजिए, 1 -3 + 5, ये हो गया 6, और -3 कितना हो गया, 3/3। दूसरा वाला कितना हो गया, 1 + 3 4, 4 और 3 7, 7/3। तो ये कितना हो गया, 1, 7/3 आपका आंसर हो गया। ओके, देखिए कितना सिंपल है। तो बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बिल्कुल बेसिक करा रहे हैं हम, 9th 10th क्लास का बच्चा स्टूडेंट भी समझ सकता है इसको इजीली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन सेंटर पे आते हैं। देखिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। जैसे मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ करा, अगर मैं क्या करूँ, ये दिया है ए, ये दिया है सी, बी, ये दिया है सी। अगर मैं इस एंगल का बाइसेक्टर लूँ, कहीं इधर ऐसे जाएगा, इस एंगल का बाइसेक्टर लूँ, वो कुछ ऐसे जाएगा, फिर इस एंगल का बाइसेक्टर लूँ, ठीक है, वो कुछ ऐसे जाएगा। तो ये जहाँ तीनों कट करते हैं बेसिकली, वो पॉइंट जो होता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं
इन सेंटर, इसको जनरली आई से डिनोट करते हैं हम, यहाँ मैं आई लिख देता हूँ जी की बजाय, ठीक है। तो अगर इन सेंटर निकालना है तो हम लोगों को क्या चाहिए होता है, देखिए अगर सपोज इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, इसके दे रखे हैं x2 y2, ये दे रखा है x3 y3, तो हम लोग क्या करते हैं इसकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं। जो a के सामने की साइड होती है स्मॉल a से, b के जो अपोजिट में साइड होती है उसको हम लोग स्मॉल b से डिनोट करते हैं, c के सामने की इसको c से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमको इन सेंटर निकालना होता है तीनों साइड कैलकुलेट कर देते हैं, मैंने लेंथ और साइड कैलकुलेट किया आपने, फिर उसके बाद इसमें क्या किया, पहला अगर कोऑर्डिनेट निकालना आपको इन सेंटर, तो ax1 प्लस bx2, सबके पहले वाले कोऑर्डिनेट लिए abc से मल्टीप्लाई किया, cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, तो ये पहला कोऑर्डिनेट आ गया। दूसरा कोऑर्डिनेट होता है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस सी, ओके। तो सिंपल इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अगर देखिए अगर ये ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाए, तो देखिए यहाँ पर इसकी इस वाले की लेंथ भी a आएगी, मतलब इक्वल आएगी, इसकी भी a ही आएगी, इसकी भी a ही आएगी। कोऑर्डिनेट चाहे जो भी हो, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब देखिए आपने यहाँ पे क्या किया, a प्लस बी प्लस सी जो है तीनों बराबर रख दिया, तो यहाँ पर तो क्या हो गया 3a हो गया, यहाँ पर से a कॉमन आ गया, यहाँ से भी a कॉमन आ गया, तो a कॉमन कैंसिल हो गया। तो उस केस में क्या होता है, जो इन सेंटर होता है वो जो होता है सेंट्रॉइड बन जाता है, और वही आपको क्या करना होता है उस वाले केस में, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 करिए, और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 करिए, सिंपल। किस केस में हम करिए, जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तो इसलिए a b c की वैल्यू इक्वल हो गई, a कॉमन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और ये सेंट्रॉइड बन जाएगा। क्लियर है? आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। तो अगर हमको कभी भी सेंट्रॉइड निकालना है या इन सेंटर निकालना, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है हमको, तो इनमें से आप कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे आप इन सेंटर कैलकुलेट करें या सेंट्रॉइड कैलकुलेट करें, दोनों की वैल्यू बराबर आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कैलकुलेट करना है हमको। जब भी आपको देखिए किसी भी क्वेश्चन में आपको इन सेंटर निकालना हो, आपको कोई भी सेकंड सेंटर निकालना हो, सेंट्रॉइड निकालना, तो उस केस में आप देख लें कि ट्राइंगल का नेचर कैसा है, तो आपका क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाता है। तो अगर आप इसको देखें ध्यान से, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल आप देख लीजिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालने के लिए, देखने के लिए आपने ए बी की लेंथ निकाली, तो कितना आ गया 1 प्लस ये आ जाएगा 3 यानी कि 4 यानी कि 2 आ गया। फिर बी सी देखा आपने, तो बी सी देखने से पता चल रहा है कितना आएगा 2, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस है। फिर आपने देखा ए सी देखा, तो 1 माइनस 2 ये हो गया 1, और ये हो गया 3, ये भी कितना आ गया 2, यानी कि आपका सिंपल ये कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, तो अभी आपको बताया कि सेंट्रॉइड और जो इन सेंटर है वो सेम होता है, तो आप सेंट्रॉइड निकालने के बजाय, इन सेंटर निकालने के बजाय आप सेंट्रॉइड निकाल दीजिए, बात वही है, उतना ही आंसर आएगा 1 प्लस 2, और यहाँ पर कितना हो गया √3, और बाकी सब तो 0 है, तो यहाँ पर भी 3 अपॉन 3, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1, और कॉमा कितना हो गया 1/√3, ये आंसर हो गया आपका। देखिए कॉम्पिटिशन में जितना भी क्वेश्चन आता है तो वो लेंथी नहीं होता है, ट्रिकी होता है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो बहुत इजीली आप निकाल लेंगे, तो आप फिर लेंथ निकालिए, फिर कॉमन लीजिए, फिर आप डिवाइड करिए, फिर तब कैलकुलेट होगा, उतना टाइम किसी के पास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर्किल सेंटर देखते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हम लोग करते हैं बेसिकली, तो क्या होता है कि जैसे ये ट्राइंगल दिया हुआ है हमको, तो यहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, और ये इसका मिड पॉइंट है सॉरी। तो ऐसा हो तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं, जो मिड पॉइंट है इनके, इससे आप क्या कीजिए, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, 90 डिग्री एंगल बनाते हुए एक लाइन ले लीजिए। यहाँ से भी आप 90 डिग्री एंगल बनाते हुए एक लाइन ले लीजिए।
यहाँ से भी एक 90 डिग्री एंगल बनाते हुए एक लाइन ले लीजिए। तो ये जहाँ पर कट करते हैं वो सर्क्यूम सेंटर होता है बेसिकली। सर्क्यूम सेंटर अगर कभी हमको कैलकुलेट करना हो तो हमको एंगल कैलकुलेट करने पड़ते हैं पहले ये। तो हालांकि इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते नहीं हैं। अभी हम लोग जब लाइन स्ट्रेट लाइन डिस्कस करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसको स्ट्रेट लाइन की हेल्प से थोड़ा जल्दी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अगर कभी सर्क्यूम सेंटर कैलकुलेट करना हो तो बेसिकली ये होता है x1 sin 2a, जहाँ पर ये x1 y1 है, ये है x2 y2, ये है x3 y3। तो होता है x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन 3। ऐसे ही y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 3c अपॉन इस ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर 3 नहीं है बेसिकली, ये साइन, क्योंकि ये 3 तो उसमें आता है sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c है ये है। इसको आप थोड़ा सा दिमाग में सही कर लीजिएगा, अगर आपने लर्न कर लिया तो sin 2a sin 2b प्लस sin 2c। क्लियर? तो इतना सा आप याद रखेंगे। अब अगर सर्क्यूम सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल का निकालना, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक 90 डिग्री एंगल दे रखा है उसने, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, जो बी और सी होता है उसका आप सम कीजिए बाय 2 कर दीजिए, सिंपल। जो आएगा वो आपका क्या हुआ, सर्क्यूम सेंटर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्थो सेंटर देखते हैं। बेसिकली जो एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड का मतलब जैसे आपने क्या किया, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ए, ये बी, ये सी, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ऐसे आपको दिया हुआ है, आपने यहाँ से क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो ये जहाँ पर कट करते हैं वो जो पॉइंट होता है बेसिकली, ये पॉइंट क्या होता है, इसका ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। अगर ऑर्थो सेंटर में एक वर्टेक्स के साथ ओरिजिन हो, सपोज दैट एक वर्टेक्स हमको ओरिजिन दे रखा है 0 0, एक दे रखा हमको x1 y1, एक दे रखा x2 y2, तो ये बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाता है। और जनरली जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो ऑर्थो सेंटर का वही बनता है जिसमें 0 0 एक सेंटर दिया होता है, वो सॉरी एक वर्टेक्स दिया होता है। तो उस केस में जो बेसिकली जो ऑर्थो सेंटर होता है वो होता है लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 y2 माइनस y1 और माइनस लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। जहाँ पर जो लैम्डा होता है बेसिकली उसको हम अलग से कैलकुलेट करते हैं, x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x1 y2 माइनस y1 x2, इससे हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो हम आपको इतना सा याद रखना है। ऑर्थो सेंटर अगर ओरिजिन दिया, ऑर्थो सेंटर अगर कैलकुलेट करना है और एक वर्टेक्स हमको ओरिजिन दिया है तो बहुत सिंपली कैलकुलेट हो जाता है। कैसे, लैम्डा टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1 कॉमा माइनस लैम्डा टाइम ऑफ x2 माइनस x1। ओके, और जहाँ पर लैम्डा जो है x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x1 y2 माइनस y1 x2। ओके, कुछ बातें हैं जिनको हमको याद रखना चाहिए। जैसे अगर राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा, हमसे पूछा कि ऑर्थो सेंटर बताइए, तो बेसिकली अगर ये ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, ये 90 डिग्री यहाँ पर है, तो यही इसका ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक है। किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा ऑर्थो सेंटर जहाँ पर वो 90 बनता है वही होता है, ठीक है। ऐसी ये वर्टिसेस दे रखे हमको a कॉमा बी, बी कॉमा ए कॉमा ए, ये दे रखा है। तो इसका अगर ये देखिए सिमेट्री टाइप की ड्रॉ हो रही है कि एक जैसे 1 2 दे रखा है, एक 2 1 दे रखा है और एक 1 1 दे रखा है।
अगर ऐसा क्या कहते हैं वर्टिसेस हो, तो हमेशा इसका जो बेसिकली जिसका ऑर्थो सेंटर आएगा वो a, ही आएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सर्क्यूम सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, वो सेम होता है। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, जो इजी हो आपके लिए वो कैलकुलेट कर लीजिए, दूसरा वाला उतना ही आएगा। ऐसे ही अगर आपको कभी सर्क्यूम सेंटर देखा a, b और सेंट्रॉइड देखा आपको c, d, सर्क्यूम सेंटर दिया हुआ है और सेंट्रॉइड दिया हुआ है और आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है, तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, आपने क्या किया, ये जो सेंट्रॉइड होता है इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए आप, सिंपल। तो 3c और 3d हो गया। इसमें से आप इसको सेपरेट कर दिए, इसका डबल टाइम करके, इसमें 3 से करना है मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों का डिफरेंस ले लेना है। तो जब आप डिफरेंस लेते हैं 3c माइनस 2a, देखिए कितना ईजी हो गया, 3c माइनस 2a और 3d माइनस 2b। आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, 3 सेंट्रॉइड 3g माइनस 2c, ऐसे याद रख लीजिए आप, ये आपको हमेशा याद आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द दिस वन। तो देखिए जब इसका ऑर्थो सेंटर निकालना है तो देखिए इसने दिया हुआ है ऑलरेडी, एक जो है उसने ओरिजिन आपको दिया हुआ है। तो आप इससे सबसे पहले क्या कीजिए, लैम्डा कैलकुलेट कीजिए। लैम्डा क्या था, x2 x1 प्लस y1 y2 अपॉन x1 y2 माइनस y1 x2, ठीक है। तो लैम्डा आपने कैलकुलेट किया तो ये आपने मल्टीप्लाई किया x2 और x1 को, 3 4 जा 12 प्लस ये हो गया 35 अपॉन ये हो गया x1 y2, x1 y2 का मतलब हो गया 21 माइनस 20, दिस बिकम्स 47। ओके, अब आप क्या कीजिए, ऑर्थो सेंटर निकाल दीजिए। तो अभी हमने ऑर्थो सेंटर पढ़ा, क्या होता है, आपको क्या करना है, लैम्डा टाइम्स y2 माइनस y1 कॉमा माइनस लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1 करना है, ठीक है। तो लैम्डा टाइम्स 47, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, इसका मतलब हो गया 2 और माइनस x2 माइनस x1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यानी कि 47 आ गया। तो ये हो गया आपके पास 94 कॉमा माइनस 47, ये आपके पास ऑर्थो सेंटर आ गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लोकस एंड इट्स इक्वेशन। देखिए लोकस क्या है, बेसिकली अगर हम लोगों ने कोई मूविंग पॉइंट लिया, ये कहीं पे मूव कर रहा है, जहाँ जहाँ मूव कर रहा है, कोई कंडीशन से इम्पोज कर दी। जैसे अगर हम क्या करें, ये मूविंग पॉइंट है, ये यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट है, इसको इस तरह से मूव करना है कि इसकी डिस्टेंस हमेशा इससे सेम रहे। तो देखिए जहाँ जहाँ मूव करेगा ये डिस्टेंस सेम रहेगी, और डिस्टेंस सेम रहेगी तो जो ड्रॉ करके लाएगा बेसिकली वो सर्किल होगा। तो बेसिकली लोकस क्या है, किसी पॉइंट का पाथ है, पॉइंट का पाथ है जो कि विच मूव्स अकॉर्डिंग और विच मूव्स अंडर सर्टेन कंडीशंस और विच सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस। तो ये सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, वो मूविंग पाथ है। ओके, तो लोकस में आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, जो उसने कहा है उसको आपको एज इट इज उठा के वहीं पे रख देना। वो कंडीशन के अंदर कोई वेरिएबल पॉइंट एज्यूम करके, जैसे यहाँ पे हमने सपोज x1 y1 एज्यूम कर लिया, xy एज्यूम कर लिया, और यहाँ पर इसके सेंटर ले लिया हमने h और k, मतलब ये फिक्स पॉइंट जो था। अब अगर डिस्टेंस की बात आएगा तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। सपोज ये कहता है कि r ही आती है तो इक्वल टू r स्क्वायर, तो सर्कल की इक्वेशन बन गई। तो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगानी, जो कंडीशन उसने दी है उसको इम्पोज करना है और आंसर बताना है उसको, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं इसके ऊपर। ये 13 का क्वेश्चन है, अ पॉइंट P मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस वन एंड दिस वन आर इक्वल। तो लेट क्या कर लिया, जो मूविंग पॉइंट है P, उसके जो कोऑर्डिनेट हैं आपके पास वो x, y है। तो डिस्टेंस देखिए इस वाले पॉइंट से, जो ये वाला पॉइंट है, से डिस्टेंस क्या होगा, x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट आता है, स्क्वायर रूट लगा दीजिए। ये होगी पहले पॉइंट से डिस्टेंस, किसके इक्वल है, कह रहा है इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस के इक्वल है। तो उसमें रख दीजिए y x मैंने y पर लिख दिया, चलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर, ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं। अब डिस्टेंस बराबर है तो आप इन्हें बराबर रख दिया। अब आप स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर इसको, इनके स्क्वायर इंडिविजुअली खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है ये। फिर यहाँ पर प्लस का 4 है और माइनस का 4y है। यहाँ पर हमने वाई स्क्वायर प्लस 9 और माइनस का 6y और प्लस का x स्क्वायर प्लस का 2 जब 4x और प्लस का 4 लिख दिया। अभी देखिए वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो देखिए आपको देखने से पता चल रहा है कि फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन आ गई और फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन लाइन रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शंस में सिर्फ इतना दिया होता है लाइन है, पैराबोला, हाइपरबोला है, क्या है, और उसे कैलकुलेट करना होता है। तो बेसिकली अब आप कर लिए 6 है, ये यहाँ पर ये माइनस का 4 है, दोनों सेम साइन आ रहे हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, इसको आप इधर लेके आए तो कितना हो गया यहाँ पर, ये सिंपल 3 6 और ये 4। तो ठीक है, आप यहाँ पे लेके आए माइनस का 2y हो गया इसको, ये यहाँ पर ये, और फिर इसके बाद आपने क्या किया, माइनस का 2x प्लस का ये हो गया 6x। तो आप इसको इधर लेके आए थे, ठीक है, ये प्लस का 2y कर लीजिए और इसको इधर लेके आया तो आप माइनस का क्या कर लीजिए 6x कर लीजिए, ठीक है। और ये बाकी जितना ही बचा होगा, ये 4 और ये 9, ये हो गया 4 13, और इधर लेके आप तो ये 4 कैंसिल, पहले ही कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, और एक आपके पास ये बचा हुआ है, एक आपके पास ये बचा हुआ है, तो 1 हो गया यहाँ, इधर लेके आया तो माइनस का 8 हो गया। तो जितना भी आंसर आ रहा है ये बेसिकली ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी क्वाड्रेटिक दोनों तरफ होगा, एक ही तरह की इक्वेशन डिस्टेंस वाला होगा, तो हमेशा जनरली लाइन जनरेट करता है, ठीक है। देखिए फिर आते हैं, ये दूसरा लोकस का क्वेश्चन है। इसमें उसने कहा कि एक द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एक्सिस। बेसिकली ये आपने रेक्टेंगुलर एक्सिस ड्रॉ किया, आई होप आपको लास्ट क्लास क्लियर हो, तो रेक्टेंगुलर एक्सिस आपको आता होगा। तो कह रहा है कि एक पॉइंट है, सपोज दैट हमने एक्स वाई ले लिया, ये इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से जो डिस्टेंस है, और ये इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्सिस दे रखा है, यहाँ से जो डिस्टेंस है इसकी बराबर है। तो देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है, ये तो इसकी, ये हम सपोज दैट ये पॉइंट ले लेते हैं इसका x, 0, और यहाँ पर ये पॉइंट हो गया कितना 0, y। तो ये कह रहा है कि सपोज दैट ये P पॉइंट है, ये A पॉइंट है, यहाँ B पॉइंट है। ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि इसी कोऑर्डिनेट बनाना, आप कहीं पे बना लीजिए। तो ये डिस्टेंस है जो PA इक्वल्स टू PB है। मैं डिस्टेंस डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। देखिए जब P आप निकालते हैं तो ये कितना आता है, x माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे ही यहाँ पर आप कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखिए ये तो बेसिकली ये टर्म 0 होना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब तो सिंपल होता है वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स उनकी इक्वेशन होती है जो इक्वल डिस्टेंस होता है एक्सिस से। आप इसको क्रॉस वेरीफाई वैसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन के देखकर भी कर सकते हैं आप, इसको ऐसा नहीं करने की ज़रूरत है। आप ये 2 लाइन है वो ऐसे वाली, आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट देखिए, आप सबकी डिस्टेंस बराबर होती है। यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव साइन आता है, बट डिस्टेंस मॉडुलस बराबर होता है उनका, यानी कि मैग्नीट्यूड इक्वल आता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंटर्स, ऑर्थो सेंटर, सर्क्यूम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड एंड द लोकस ऑफ द पॉइंट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो चलिए, अगर आपने वीडियो एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाइए ताकि हमारे नोटिफिकेशन, हमारे इस तरह के लेक्चर आप तक पहुंच सकें। तो चलिए मिलते हैं नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।